हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 7वां। पाठ का नाम है लेंस और उनके उपयोग, लेंसेज एंड देयर यूजेस। स्टूडेंट्स, इस पाठ पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। स्टूडेंट्स, उस वीडियो को देखने से फ़ायदा है कि आपको इस पार्ट का जो बेसिक नॉलेज है कि लेंस क्या होता है और लेंस और दर्पण में क्या फ़र्क होता है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने पिछले वाले वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा लेंस कौन से प्रकार का है, ठीक है ना। तो वो पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको आज की वीडियो समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब मतलब उत्तल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब तैयार होता है। और फिर उसके बाद समझेंगे अवतल लेंस से तैयार होने वाला प्रतिबिंब, उनके कुछ नियम है, 2 से 3 नियम है। उन नियमों को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब तैयार होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा है कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली इतनी प्रकाश की किरणें होती हैं, वह लेंस से टकराने के बाद वह नाभि से जाकर क्या होती है, मिल जाती हैं। वह एक बिंदु पर जाकर क्या होती है, एकत्रित होती हैं। ठीक है ना। जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी, वह टकराने के बाद, लेंस से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर क्या होती हैं, मिल जाती है। इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, क्योंकि यहाँ पर किरणों का प्रत्यक्ष मिलाप होता है। ठीक है ना, खुद जाके वो लोग मिल जाती हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात एक अक्ष पर क्या करती है, एकत्रित होती है। मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर या नाभि पर एकत्रित होती है। उस तरह के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे, या कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, जहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, किसी एक ही बिंदु पर आके क्या होती है, मिल जाती हैं। आपने कक्षा 9वीं में देखा होगा, इस तरह का प्रयोग था, वो माचिस की तीली वाला, कि माचिस की तीलियों को एक साथ रख दिया जाए ज्वाइन करके, तो उस तरह की रचना तैयार होती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद समझते हैं कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं। अपसारी लेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अवतल लेंस होते हैं उन्हें अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मुख्य अक्ष के समांतर जो गमन करने वाली प्रकाश किरणें हैं, वह लेंस से टकराने के बाद क्या होती है, फैल जाती हैं। उनका प्रत्यक्ष एक बिंदु पर एकत्रीकरण होता है क्या, नहीं, वह प्रत्यक्ष एक दूसरे को कभी एक बिंदु पर एकत्रित नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन इसको ये काल्पनिक रचना है। ठीक है ना। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद वो क्या करती, किरणें फैल जाती हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे, जहाँ पर किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब नीचे दिए गए 3 नियमों का उपयोग करके लेंस द्वारा प्रतिबिंब की किरणाकृति बनाते हैं। कि जब भी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब तैयार होता है तो 3 नियम को ध्यान में रखा जाता है। उन्हीं 3 नियम को ध्यान में रखकर हम लोग उत्तल लेंस द्वारा किसी भी प्रतिबिंब को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो आपतित किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें हैं, तो अपवर्तित किरणें जो रहेंगी वो मुख्य नाभि से होकर जाती हैं। बराबर, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो जो अपवर्तित किरण रहेगी वो कहाँ से जाएगी, मुख्य नाभि से होकर जाएगी। यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो अपवर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। ये पहला नियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपतित किरणें मुख्य नाभि से होकर जाती हैं तो जो अपवर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मतलब ये पहले वाले नियम से क्या है, उल्टा है, कि आपतित किरण यदि मुख्य नाभि से होकर जाती है तो जो अपवर्तित किरण रहेगी, मतलब टकराने के बाद जो किरण तैयार होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नियम देख लेते हैं। तो तीसरा नियम क्या बोलता है कि यदि आपतित किरण आपकी प्रकाश बिंदु से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, प्रकाश केंद्र से, तो उसका विचलन नहीं होगा, उसका विचलन नहीं होगा, अर्थात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, वो उसी मार्ग में
चली जाएगी। लेकिन शर्त है कि प्रकाश की किरण जो होती है वह प्रकाश केंद्र से होकर जानी चाहिए, ओ से होकर जाना चाहिए, तो वहाँ पर उसका विचलन नहीं होगा और वह बिना दिशा बदली किए उसी मार्ग में चली जाएगी। तो आपने 3 नियम देखा। पहला नियम आपने देखा, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तित किरण जो रहेगी वो कहाँ चलेगी, मुख्य अक्ष नाभि से होकर जाएगी। यदि वो नाभि से होकर जाती है तो टकराने के बाद जो किरण रहेगी अपवर्तित किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा देखा, यदि आपतित किरण जो है वह ओ से यानी प्रकाश केंद्र से होकर जाता है तो उसके अंदर विचलन नहीं होगा और उसी मार्ग में वो वापस चला जाएगा। ये 3 नियम को याद रखिएगा। इसका उपयोग हम लोग उत्तल लेंस द्वारा जब लोग कोई प्रतिबिंब तैयार करेंगे तो उसके अंदर उपयोग आएगा। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? कोई वास्तविक प्रतिबिंब है यह आप कैसे निश्चित करोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला स्टूडेंट्स, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है स्टूडेंट्स वह अवतल लेंस द्वारा तैयार किया जाता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उत्तल लेंस द्वारा तैयार होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा तैयार होता है, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जो होती है एक ही बिंदु पर आकर क्या होती है, इकट्ठा होती है। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर इकट्ठा होगी तो वहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। लेकिन आप लोगों ने देखा अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। मतलब वो मुख्य अक्ष के समांतर तो आती हैं लेकिन वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती है। मतलब उनका प्रत्यक्ष रूप से मिलाप नहीं होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और या तो हम लोग पर्दे पर उसको देख सकते हैं। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं उसको हम लोग उन प्रकाश की किरणों को हम लोग एकत्रित कर सकते हैं क्या, नहीं। जब प्रकाश की किरणों को हम लोग एकत्रित नहीं कर पाएंगे तो यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इससे समझ में आता है कि जो उत्तल लेंस है उससे वास्तविक प्रतिबिंब तैयार होता है और जो अवतल लेंस है उससे काल्पनिक प्रतिबिंब तैयार होता है, क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती है, आकर मिलती है। यानी कि उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त हो सकता है। लेकिन अवतल लेंस की अगर बात करेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो भी प्रकाश किरणें रहती हैं वो अपवर्तित किरण क्या होती है, फैल जाती है। मतलब उनका पूर्ण रूप से किसी भी एक बिंदु पर एकत्रीकरण नहीं होता है, अर्थात अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का अपसरण होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सारी चीज़ लिख के रखी हुई है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उनको लिख सकते हो। जो मैंने सारी चीज़ें बताई हो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे तैयार होता है। मतलब किसी उत्तल लेंस से किस तरह का प्रतिबिंब तैयार हो सकता है। तो आकृति में आप लोगों को देख रहा होगा कि यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु रखा दिया गया, ए और बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, जिसको हम लोग लेंस के बाईं तरफ रखें। कहाँ पर रखा जाता है, हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी रख दिया है। इसका पहला नियम क्या बोलता है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो जो अपवर्तित किरण है वो नाभि से होकर जाती है। पहला नियम लगाया, उसके बाद तीसरा नियम लगाया। तीसरा नियम क्या बोलता है कि यदि आपकी आपतित किरण प्रकाश बिंदु केंद्र से होकर जाती है तो उसके अंदर कोई विचलन होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी किरण जो है प्रकाश बिंदु से होकर जाती है तो इसका विचलन नहीं हो रहा है। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर जाके एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। और जहाँ पर दो किरणें क्या करती है, प्रतिच्छेदित करेंगी, वहीं पर इनका प्रतिबिंब तैयार होता है। तो प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा F2 और 2F2 के बीच में बना हुआ है। प्रतिबिंब कहाँ पर तैयार हुआ है, F2 और 2F2 के बीच में बना हुआ है। ये जो B था उसका प्रतिबिंब B' है और जो A था चूँकि वह मुख्य अक्ष पर ही था तो उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर ही रहेगा। A का प्रतिबिंब A1 है, B का प्रतिबिंब B1 है। मतलब यहाँ पर जो AB की ऊंचाई थी और उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई ये क्या है, लगभग आप लोग बोल सकते हो समान है, ठीक है ना। आकार में थोड़ा छोटा है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो आकार में छोटा है। वास्तविक है, वास्तविक है, क्यों वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणों का क्या हुआ है, मिलाप हुआ है। मतलब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाके एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित की है। मतलब यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब ऊपर की तरफ था, यहाँ पर प्रतिबिंब नीचे की तरफ था। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो भी उत्तल लेंस होते हैं उनसे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा,
आकार में छोटा रहेगा हमेशा और वास्तविक रहेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तो समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं कि जिसके समय सिर्फ एक ही बार जो प्रतिबिंब रहेगा वह सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करके सिर्फ एक ही बार प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कब? जब आप वस्तु को F1 के बीच में रख दोगे, मतलब प्रकाश केंद्र और F1 के बीच में जब वस्तु को रख दोगे तो इस समय आपका जो प्रतिबिंब रहेगा वो वास्तविक बनेगा और दर्पण के पीछे बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये होता है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हो। अगला टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल लेंस द्वारा तैयार होने वाले प्रतिबिंब हम किरणाकृति द्वारा समझेंगे। आपने ऊपर देखा कि उत्तल लेंस द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब तैयार होता है, तो आपको समझ में आया कि उत्तल लेंस द्वारा तैयार होने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार में छोटा रहेगा, वास्तविक रहेगा और हमेशा उल्टा बनेगा। लेकिन एक बार सीधा बनेगा। कब? जब वस्तु को आप लोग प्रकाश केंद्र और नाभि के बीच में रखोगे तो उस समय वस्तु आपको सीधी तैयार होगी और बहुत बड़ी तैयार होती है अवतल लेंस में। लेकिन अब हमको समझना है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा तैयार होता है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जो अपवर्तित किरण है वह पीछे की ओर अब क्या होती है, फैल जाती है। लेकिन अगर उसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, क्या करेंगे लोग, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो मुख्य नाभि से होकर जाएगी। इस किरण को हमको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तभी वो मुख्य नाभि से होकर जाती है। मतलब इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा रहेगा, काल्पनिक रहेगा। कौन सा प्रतिबिंब रहेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब तैयार होता है अवतल लेंस द्वारा। बात सही है। यदि आपतित किरण नाभि से होकर जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसा आपने उत्तल लेंस के मामले में समझा कि यदि आपकी आपतित किरण नाभि से जाती है तो जो आपकी अपवर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आगे चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है कि अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। यदि आप अवतल लेंस लगाते हो तो उससे किस प्रकार का प्रतिबिंब तैयार होता है, उसको समझने के लिए यहाँ पर एक आकृति मैंने दिया है। यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दिया गया है और वस्तु को हमेशा बाईं ओर रख दिया गया है। PQ क्या वस्तु की ऊंचाई है और प्रकाश के पहले नियम के अनुसार यदि समांतर जाती है, यदि कोई किरण आपतित किरण समांतर जाती है तो टकराने के बाद वो लेंस से दूर हट जाएगी। लेकिन अगर उसको हम लोग पीछे की तरफ लाइन बढ़ाएं तो वो नाभि में जाकर एकत्रित होती है। पहला नियम था। ठीक है, तीसरा नियम, यदि कोई किरण प्रकाश बिंदु से जाती है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है और वो उसी मार्ग में चली जाएगी। तो यहाँ पर दोनों किरण एक दूसरे पर P1 और Q1 यहाँ पर क्या करती हैं, मिलती हैं। मतलब P1 पर क्या होती है, मिल रही है। मतलब जहाँ पर किरणों का प्रतिच्छेदन होगा तो वहाँ पर क्या हो, प्रतिबिंब तैयार होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे वस्तु की ऊंचाई बहुत बड़ी है लेकिन जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है। P का प्रतिबिंब P1 है और Q का प्रतिबिंब Q1 है। यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, छोटी है। और प्रतिबिंब भी कैसा बना है, सीधा बना है। उल्टा बना है क्या, नहीं बना है, सीधा बना है। बात यहाँ से समझ में आ गई। तो इससे समझ में आता है कि अवतल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब तैयार होगा वह सीधा तैयार होगा और काल्पनिक रहेगा। काल्पनिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरणें प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करी थी, उसको पीछे लाइन लेने के बाद प्रतिच्छेदित किया ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब तैयार होगा, वस्तु से छोटा तैयार होगा। यहीं पर खाली छोटा तैयार हुआ और मोस्टली जितने भी आप लोग अवतल लेंस लोगे उससे तैयार होने वाला प्रतिबिंब हमेशा बड़ा ही होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पर वस्तु आपको छोटा तैयार होता है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब तैयार होगा। ये आपको समझ में आता है। यहाँ पर P और Q वस्तु की ऊंचाई है, P डैश Q डैश या P1 और Q1 यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यहाँ तक समझा बच्चों आप लोगों को? तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है लेंस के लिए चिन्ह संकेत। जो कक्षा 9वीं में आपने दर्पण की कार्तिकी संकेत रूढ़ी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, कि नाभ्यंतर कैसे पता लगाया जाता है किसी भी दर्पण का। तो हम लोग कक्षा 10वीं में लेंस के बारे में समझेंगे कि लेंस के जो बाईं ओर दूरियां होती हैं, जो दाईं ओर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं और बाईं ओर दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और लेंस के ऊपर जो दूरियां रहेंगी धनात्मक रहेंगी, लेंस के नीचे की दूरियां क्या रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी। ठीक है ना। और वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसको याद रखिएगा। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है और मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरी रहेंगी उसको प्रकाश केंद्र से नापा जाता है
और प्रकाश केंद्र से आप लोग दाईं तरफ देखोगे तो सारी दूरी आपको धनात्मक मिलेंगी, प्रकाश केंद्र से बाईं तरफ देखोगे सारी दूरी आपको ऋणात्मक मिलेंगी। और प्रकाश केंद्र से ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर की दिशा में, तो जितनी भी दूरियां रहेंगी वो सब धनात्मक रहेंगी। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ आप जितनी भी दूरी देखोगे वो सब क्या रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी। ठीक है ना। आपको निर्देशांक भूमिति के बारे में आपने पढ़ा होगा, निर्देशांक भूमिति के बारे में, आलेख में इधर सब धनात्मक होता है, यहाँ ऋणात्मक होता है, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, सेम वही चीज़ तो लगा हुआ है। और अगर आप लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हो तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा, उत्तल लेंस से तैयार होना प्रतिबिंब, क्योंकि आपने यहाँ पर लिया है तो इसका नाभ्यंतर क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अवतल लेंस का नाभ्यंतर क्या रहेगा, हमेशा ऋणात्मक रहता है। बात समझी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो होता है, इसका प्रतिबिंब हमेशा दाईं तरफ तैयार होगा। बात समझ आ रही है। उत्तल लेंस पर अगर कोई प्रतिबिंब तैयार करते हो, किरणाकृति करते हो, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दाईं तरफ तैयार होगा, अर्थात उसका नाभ्यंतर क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। लेकिन अगर आप लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हो तो इसका प्रतिबिंब हमेशा बाईं तरफ ही तैयार होता है, जहाँ पर वस्तु है ना उसी तरफ तैयार होता है, अर्थात इसका नाभ्यंतर क्या रहेगा, ऋणात्मक रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है लेंस के सूत्र। वस्तु की दूरी को u द्वारा दर्शाया जाता है और प्रतिबिंब की दूरी को v द्वारा दर्शाया जाता है। क्योंकि अगर ABCD की बात करें, सबसे पहले u आता है और बाद में क्या आता है, v आता है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वस्तु रहेगा और बाद में क्या तैयार होगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए याद रखिएगा v और वस्तु के लिए याद रखिएगा u, क्योंकि ABCD में u पहले आता है और v बाद में आता है। और जब आप प्रतिबिंब वस्तु की बात करो तो पहले वस्तु होता है, बाद में उसका प्रतिबिंब तैयार होता है। तो इससे आप लोग याद रखोगे। और f मतलब होता है नाभ्यंतर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया लेंस का सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही सूत्र दर्पण के लिए भी होता है, लेकिन फ़र्क है कि दर्पण के सूत्र में यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता है। ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का क्या है, सूत्र है। अब समझते हैं लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन, मैग्नीफिकेशन, कि लेंस की वजह से आप किसी भी वस्तु को कितना बड़ा तैयार कर सकते हो, कितना मैग्नीफाइड कर सकते हो, उसकी आकृति कितनी बड़ी कर सकते हो आप लोग। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, इसके अंदर हम लोग लेंस का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई h1 होने वाला अनुपात होता है। जो आवर्धन होता है वह वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का क्या होता है, अनुपात होता है। दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, h2 होता है, और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, h1 होता है। चूंकि आपको मालूम है जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v द्वारा दर्शाया जाता है और वस्तु की दूरी जो होती है उसको u द्वारा दर्शाया जाता है। तो अंत में फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर v बटे u, m बराबर v बटे u। ये हमको सूत्र मिलता है नाम किसका, आवर्धन का। समझे यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। स्टूडेंट्स इसके ऊपर पेपर में सवाल पूछा जाता है कि जो लेंस की शक्ति उसकी इकाई क्या है। तो सिंपल से याद रखना, सिर्फ डेप्टोमीटर। क्या याद है, डेप्टोमीटर। लेंस की जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या है, डेप्टोमीटर है। आपतित प्रकाश किरण अभिसरण अपसरण करने से लेंस की क्षमता लेंस की शक्ति कहते हैं। कोई भी लेंस का अभिसरण करना और अपसरण करना, ये जो क्षमता होती है कि कोई भी लेंस किसी प्रकाश की किरण को कितना अभिसरण कर सकता है और कितना उसको फैला सकता है, अर्थात अपसरण कर सकता है, ये निर्भर करता है उस लेंस की शक्ति पर। उस लेंस की शक्ति जितना ज़्यादा होगी वहाँ प्रकाश किरणों का उतना अभिसरण होगा और उतना ही क्या होगा, अपसरण होगा। लेंस की शक्ति या लेंस के नाभ्यंतर पर निर्भर करती है। नाभ्यंतर जितना कम होगा लेंस की शक्ति उतना ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना। लेंस की शक्ति अर्थात मीटर इस इकाई में व्यक्त किए नाभ्यंतर का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। लेंस की शक्ति एसआई पद्धति में डेप्टोमीटर होती है। लेंस की जो शक्ति है उसका एसआई पद्धति में जो इकाई है वो क्या है, डेप्टोमीटर है। P बराबर 1/m, P मतलब पावर ऑफ लेंस, P बराबर 1/f, डेप्टोमीटर बराबर 1/1 मीटर बराबर। लेंसों का समायोजन मतलब कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लेंस हैं, उनको आप जोड़ दोगे तो उनकी पूरी की पूरी जो शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हो पहले वाले लेंस का नाभ्यंतर f1 है, दूसरे वाले लेंस का नाभ्यंतर क्या है, f2 है। अगर दोनों को नाभ्यंतर को मिलाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस का समायोजन
कहते हैं। ठीक है, P1 और P2 ये दो लेंसों की शक्ति होने पर लेंसों की परिणामी शक्ति P1 और P2 दो अलग अलग क्या है लेंस है, उनकी शक्ति है, और उनका परिणामी शक्ति क्या है P, अर्थात दोनों लेंसों को परस्पर स्पर्श करके रखने के लिए संयोजी लेंस की शक्ति दोनों लेंसों की शक्ति के योगफल के बराबर होती है। जो संयोजी लेंस रहेगा वह दोनों लेंस की शक्ति के क्या रहेगा, बराबर रहने वाला है, अर्थात P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर में इतनी। आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, साथ ही साथ उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे तैयार होता है उसके अलग अलग नियम देखे, 3 नियम हमने देखा। फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे तैयार होता है उसके भी 2 नियम हमने देखे थे। और उसके बाद मैंने समझाया आप लोगों को कि लेंस की शक्ति क्या होती है और लेंस का समायोजन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ समझा लेंस का सांकेतिक चिन्ह कि हम लोग लेंस के दाईं तरफ बाईं तरफ या ऊपर नीचे किस प्रकार दूरियों का मापन करते हैं, ये समझने का कोशिश किया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।